करा था हमने सरदार सरदारनी, सरदार और सरदारी, ठीक है। सरदार सरदारी के बाद हमने क्या करा था, हमने उससे पहले करा था दैविक राजा। बताया था कि नहीं कराया? बताया था भैया क्या होता है दैविक राजा लास्ट क्लास में। ये सब लोग अपने आप को जो राजा वगैरह होते थे, कुषाण राजाओं ने क्या लगाया था, देवपुत्र की उपाधि लगाई थी आगे। और जो किससे प्रेरित थे, चीन के राजाओं से, जो अपने आप को क्या लगाते थे, स्वर्गपुत्र। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्वर्गपुत्र का मतलब क्या होता है, स्वर्ग से धारने के बाद जो पुत्र होता है उसको स्वर्गपुत्र कहते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। माट वगैरह में क्या मिली थी, मथुरा के माट नामक स्थान से दिव्य मूर्तियां मिली थी, जो कि बहुत बड़ी थी हाइट में, ठीक है। अफगानिस्तान तक ये साक्ष्य पाए गए थे ना, ये चीजें हम कल डिस्कस कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? आज हमें इससे आगे का पार्ट डिस्कस करना था, और जो हमें इससे आगे का पार्ट डिस्कस करना था उसका मैं देखना था कि किस तरीके से बदलता हुआ देहात था। किसकी बात हो रही है? बदलता हुआ देहात। देखो एक बात बताओ, पहले के जो जमाने था, जो इतिहासकार बोलते हैं, इतिहासकार बताते हैं, हमारे गांव जो है, गांव को हम क्या कहते हैं, बेसिकली देहात ही कहते हैं ना। अब होता क्या था कि गांव के देहात जो होता है वो ना इतने आधुनिक होते हैं उस टाइम पे भी, और आज के टाइम पे ना उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है। एक लिमिटेड वे में जनसंख्या होती है ना, होती है कि नहीं होती है? नॉर्मल सी चीजें हैं, नॉर्मल फैक्ट है कि जनसंख्या कितनी होगी, 4000, 5000, 3000 होगी ना। और 10,000 से ऊपर होगी तो वो नगर बन जाते थे। सोशलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना, 10,000 से ऊपर नगर कहलाते हैं। तो ऐसी पहली चीज ना, तो क्या हुआ कि बदलता हुआ देहात कैसे चला गया। तो ये बदलता हुआ देहात का मतलब ये था कि किस तरीके से जो सामाजिक भिन्नता या फिर परिवर्तन आ रहे थे वो किस तरीके से आ रहे थे, पता कैसे चलता था। तो जनता देहात में कौन रहेगी, जनता रहेगी ना। जनता के बीच राजा की छवि कैसे होती थी, जनता के बीच राजा की छवि कैसी होगी, इसको पता कैसे चलेगा, जनता के बीच राजा की छवि कैसे होगी। तो इस चीज के लिए जानने के लिए जो राजा होता था, राजा मतलब सबसे सुप्रीम ना, जो भी राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, जो पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, सम्राट होगा, वो क्या था, वो राजा था ना। वो जानने के लिए जनता के बीच जाता था। कैसे जाएगा, जनता के बीच जाएगा, क्या जनता के बीच जाएगा, ना कि वो बॉडीगार्ड हो गए, ना कुछ होगा, सिंपल साधारण बन के जाएगा, बिल्कुल बिना मेकअप के। और जब वो जाएगा तो देखेगा, क्या देखेगा कि हमें इस जनता की जो है वो कैसे रह रही है, जनता के अंदर क्या क्या कमियां हैं, या फिर जनता के अंदर राज्य को लेकर क्या क्या शिकायतें हैं, वो चीजें ना। तो पता कैसे चलता है ये चीजें, इन सारी चीजों के बारे में पता कैसे चलता है। ये बेसिकली सारी चीजें मौखिक इतिहास है ना, ये पूरा मौखिक इतिहास है, कोई लिखता थोड़ी था इसको। अगर लिखेगा तो पूरी बारात लेके चलनी पड़ेगी राजा को। तो मौखिक इतिहास है ना, कोई किसी ने बताया, किसी ने उसको सुना, उसने अपनी अगली पीढ़ी को सुनाया कि मेरे दादा के टाइम पे एक राजा आए थे, गांव में घूम रहे थे, उनके साथ लोगों की बहस हो गई थी, पता नहीं चला किसी को कि क्या चीज थी क्या नहीं थी। ये चीजें मौखिक इतिहास है ना। और मौखिक इतिहास सत्य थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत हम भी तो जोड़ देते हैं। 4 और तो होती है, कहानी कुछ और होती है, और चौथी तक आते आते कुछ और बदल जाती है। ये क्या था, मौखिक इतिहास। औरतें नहीं, कुछ लड़कों की भी आदत होती है, कि कुछ लड़कों की भी क्या होती है, आदत होती है कि यहाँ से बात कुछ और स्टार्ट होती है, आगे कुछ और जाती है, चीटी का पहाड़ बना देंगे, ठीक है। तो ये मौखिक इतिहास था। इस मौखिक इतिहास के बाद में ये कहानियां कहाँ से पता चलती हैं, ये कहानियां पता चलती है पंचतंत्र जैसी कहानियों से। पंचतंत्र की कहानी नहीं पढ़ी तुमने बचपन में? ठीक है, ये कथाएं और कहानियां होती थी ना। और ये कहानियां कौन सुनाता था, दादी और नानियां कहानी सुनाती थी ना। ये चीजें आपको चलती थी। इन पंचतंत्रों से पता चलता है कि एक और चीज थी, पता क्या चलता है कि देखो कि राजा कहा जाता था जनता के बीच जाएगा, क्या जाएगा, जनता के बीच। और जनता राजा को भला बुरा कहती है, गालियां देती थी खूब भर भर के। मुंह पे तो दे नहीं सकती, गालियां देती। क्यों, खूब बुरा कहेंगी, क्यों कहेंगी, रीजन इसलिए कहेंगी क्योंकि देखो वो उनका कहना था जनता का कि दिन में राजा के अधिकारी नहीं सोने देते, राजा के अधिकारी नहीं जीने देते। क्यों, क्योंकि वो कर के लिए क्या करते हैं, खड़े रहते हैं कि भैया कर दो। और रात को लुटेरे सोने नहीं देते, रात को लुटेरे नहीं सोने देते, दिन में राजा के अधिकारी जीने नहीं देते। क्यों, राजा के अधिकारी को क्या चाहिए, कर, और लुटेरों को क्या चाहिए,
जेवर पैसे। तो ये जो चीजें वो सामान लूट लिए जाते थे, ठीक है, लूट लिए जाते थे तो क्या होता था, तो राजा को भला बुरा कहेंगे ना। तो राजा का जिम्मेदारी क्या थी, राजा की बेसिकली जिम्मेदारी क्या होती थी, सुरक्षा करना ना। और सुरक्षा के बदले ये लोग क्या देते थे, कर देंगे। लेकिन कर इतना ज्यादा होता था कि वो लेते रहते थे, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम क्या थी उस टाइम पे, कर ही तो थी। आय का साधन क्या था भाई, कर ही तो थी। राजा टैक्स लगाता था, वही तो था कि नहीं था। ये चीज यहाँ पे थी, ठीक है। इसके बाद राजा को लोग भला बुरा कहते थे। क्या कहते थे राजा को, भला बुरा। और जब राजा को भला बुरा कहेंगे तो भैया ये लोग जिंदगी जीने के लिए कहाँ जाएंगे, तो ये लोग जिंदगी जीने के लिए जाते थे जंगल में। कहाँ जाते थे, जंगल में। क्यों जाएंगे, क्योंकि ना जंगल में उन्हें लुटेरे परेशान करेंगे, जहाँ राजा का अधिकारी परेशान करेगा। क्लियर। जंगल में जाएंगे, और जंगल में क्या होता था, जंगल से पहले कर लेते थे ना, और ये कर क्या होते थे, बड़े बड़े। और जब वे भारी भरकम कर होते तो इन कर को करने के लिए क्या तरीका निकाला था, उपज बढ़ानी पड़ेगी ना। उपज बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि अनाज की उपज बढ़ेगी। अब अनाज की उपज बढ़ाने का तरीका क्या क्या निकाला था इन्होंने, अनाज की उपज बढ़ाने के तरीके क्या निकाले थे। पहला देखो, सबसे पहले किस चीज का प्रयोग हुआ था, हल्का। किस चीज का, हल्का। और जब हल्का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी ज्यादा गहराई तक खोद पाएंगे ना, उर्वरकता ज्यादा होगी। लेकिन ये एक सीमित वे में था, क्योंकि ये पहाड़ियों इलाकों में पहाड़ियां ना होती थी। पहाड़ियों में उपज के लिए क्या होता था, हल्का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि ये लोग प्रयोग किस चीज का करते थे, कुदाल का। ठीक है, किसका प्रयोग करते थे, कुदाल का। और ना घास भरे स्थानों में भी किस चीज का प्रयोग नहीं हो सकता था, हल्का, बल्कि क्या करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। पहली चीज इन्होंने ऐसे बढ़ाई उपज। और मैंने तुम्हें बताया कि हल्का जो फाल होता था वो किससे बनता था, लोहे से। बल्कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे के साक्ष्य थोड़ी मिले थे, नहीं मिले थे ना। वैदिक सभ्यता में मिले ना लोहे के, जब आर्य आए थे, आर्यों ने तो ढूंढे थे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर। दूसरा, सिंचाई। सिंचाई ना, देखो उपज बढ़ाने के लिए चाहिए, फसल उगाने के लिए चाहिए क्या, पानी। और पानी के साधन क्या होते थे उस टाइम पे, कुएं, तालाब, नहर, यही होते थे ना, यही होते थे ना, कुएं, तालाब, नहर। इन चीजों को सिंचाई के लिए विकसित करा गया। और राजा हो सकता था थोड़ी बहुत टैक्स भी ले लेता था इनके ऊपर, सिंचाई के साधनों के ऊपर। ठीक है, क्या ले लेता था, टैक्स वगैरह। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, इरिगेशन सिस्टम डेवलपमेंट हुई। और जब इरिगेशन सिस्टम डेवलपमेंट हुई तो उस टाइम पे जो इतिहासकारों ने था, उन्होंने काफी फसलें लोग यहाँ से उगाते थे। अब फसल क्या उगाते थे, धान। धान को उगाने का तरीका क्या था, तो पहले धान को फेंक देते थे ताकि वो क्या हो जाए, उसके अंदर अंकुरित हो जाए। और फिर उसकी पौध तैयार होती थी, तो पौध निकाल के पानी भर के अलग अलग निकाल लगाते थे। जिस तरीके से आज धान लगती हुई देखी है ना तुम लोगों ने, वैसी। ठीक है, ऐसी एक एग्जाम्पल है गुजरात में। गुजरात की एक सुदर्शन झील है। क्या है, गुजरात की एक सुदर्शन झील है। क्या, एक सुदर्शन झील थी जो कि खराब हो चुकी थी। तो वहां के एक स्थानीय राजपाल थे, राजा थे, उन्होंने इसको क्या करा, इसको सही करवाया, इसकी मरम्मत करवाई। तो मरम्मत करने के बाद इसका क्या हो गई, उपयोगी होगी ना। और उपयोग करने के बाद इसकी जो मरम्मत करवाई थी वो खुद के पैसों से करवाई थी, ना कि किसी से लिया था। और इसके उपयोग करने के बाद भी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। किसान और जो लोग थे वो क्या करते थे, इसका ही उपयोग करने लग गए थे। ये पता कैसे चलता है हमें, अभिलेखों से। क्लियर, ठीक है। अब देखो, नदी किनारे क्या होती थी, मैदान। तो नदी किनारे मैदान होती थी, वो उपजाऊ होती थी कि नहीं होती थी, होती थी कि नहीं होती थी। उस उपजाऊ मिट्टी में ये लोग किस चीज का प्रयोग करने लग गए थे, हल्का प्रयोग करने लग गए। और जब हल्का प्रयोग करने लग गए तो उपज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी उपज की नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से उन्होंने क्या बढ़ाई थी, उपज बढ़ाई। और उपज बढ़ाने से क्या करा इन्होंने, समझ आ रहा है, कॉपी तो खुली नहीं। भैया आपको बताना क्या, सुदर्शन जी
सुदर्शन जी ना। हाँ वो बता दो ये क्या कर सकते हैं मौसम कुछ ज़्यादा आ जाए देख रहा हूँ मौसम से परिवर्तन होना चाहिए। ये समझ आ रहा है यहाँ तक? बता इसको दिक्कत है यहाँ तक उपज बढ़ाने के तरीके नहीं बता। ये समझ नहीं आता मुझे एक कर जंगल जैसे झील थी, कितनी झील थी, इसको बनवाया था, ठीक है, उसका नाम था सुदर्शन झील। स्रोत था किस चीज का? पानी का, वाटर बॉडी थी एक, ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर था। और ये सुदर्शन झील क्या थी? एक बड़ी अच्छी झील थी। तो काफी टाइम बाद इसकी क्या हुई कि खराब हो गई और ये उपयोग करने योग्य नहीं रही। क्या नहीं रही? उपयोग करने नहीं रही। तो एक राजा थे, राजा रुद्रदमन शासक, रुद्रदमन क्या थे? शासक थे रुद्रदमन। उन्होंने क्या कराया था? अपने खर्चे पर क्या कराया? इसका मरम्मत कराई और उपयोग बनवाया, उपयोग लायक बनाया, ताकि क्या हो सके, इस नदी का, इस झील का क्या हो सके, उपयोग हो सके। और जब उपयोग हुआ तो देखो खर्च कराया था ना, तो शासक था, ये चाहे तो क्या ले सकता था, उस पर कर ले सकता था ना। तो इसने अपनी प्रजा के लिए कोई कर नहीं लिया था, बल्कि क्या करा, ये उपयोग बनाया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी थी, यहाँ से पीने योग्य पानी सुव्यवस्थित हो गया था। ग्रामीण से मतलब भिन्नताएं तो उत्पन्न हो गई थी। भिन्नताएं कैसे उत्पन्न हुई थी कि देखो उपज तो बढ़ी, उपज बढ़ी, और जब उपज बढ़ी लेकिन समान मतलब जो प्रभाव था वो समान नहीं पड़ा। ये तो यहाँ व्यापार भी होंगे, और व्यापार में यहाँ देखो जमींदार भी थे। क्या थे? जमींदार प्रभुत्व होगा कि नहीं होगा? और जमींदार प्रभुत्वशाली वर्ग होगा कि नहीं होगा? समाज के अंदर होगा कि नहीं होगा भाई? अभी एक मान लो एक सोसाइटी है, उसके अंदर एक वो सोसाइटी है। आजकल के लोग, आजकल के टाइम पे घर लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस सोसाइटी में एक IAS कलेक्टर रहने आ जाए तो उसका प्रभुत्व अलग होगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक अलग पोस्ट पे है। ऐसे एक जमींदार है, जमींदार क्या उस टाइम पे कलेक्टर समझ लो एक तरीके से, इसका प्रभुत्व अलग होता था कि नहीं होता था? सबके ऊपर नियंत्रण कर सकता था कि नहीं कर सकता था? करता था ना। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। भूमिहार होते थे, किसान होते थे, इन सारी चीजों को नियंत्रण करते थे, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट आता है गृहपति। क्या आता है? एक गृहपति। उपज तो बढ़े, मैं क्या कह रहा था, उपज बढ़े। और जब बच्चों उपज बढ़े तो समाज में भिन्नताएं भी तो बढ़ेंगी, प्रभाव एक जैसा थोड़ी पड़ेगा। कोई भूमिहार होगा, कोई किसान होगा, कोई जमींदार भी होगा कि नहीं होगा? ये चीजें हमें पता कहाँ से चलती है? उस टाइम के ग्रंथ और धर्म के ग्रंथों से पता चलता है ना। चलता है कि नहीं चलता है? याद रखना, मैं लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछूंगा लेक्चर खत्म करने के बाद। ठीक है भैया, पूछ लो। बात है तुमसे सुनाएगा ये नहीं तुम्हारा, ठीक है दिक्कत। ठीक है, देखो एक गृहपति क्या होता था? ये पाली भाषा है। क्या है? पाली भाषा है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता था? किसान या फिर जमींदार होता था। किसान या जमींदार होता था, छोटे किसान या जमींदार या प्रधान। लेकिन इसका अगर मैं दूसरे तरीके से यूज करूं तो इसका मतलब होता था घर का मुखिया। क्या होता था? घर का मुखिया। और ये जो घर का मुखिया होता था, ये सभी लोगों पे क्या रखता था? ये नियंत्रण रखता था। क्या लगता था? नियंत्रण रखता था। और जब ये नियंत्रण रखेगा तो दास हो चाहे कोई भी हो, तो इसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा ना, सबके ऊपर, ठीक है। अब ये कई बार जो पद होता था ये वंशानुगत भी हो सकता था। राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यानी कि एक ही पद पे एक ही परिवार के हमेशा नहीं। सोर्स है, देखो स्रोत है मनुस्मृति का, हमारी किताब के अंदर क्या है? मनुस्मृति। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक गृहपति वगैरह कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट समझो, रीड तो तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। समझो यहाँ चीज क्या है। देखो एक हमारे यहाँ पे ना एक ऋषि थे, एक मतलब ब्राह्मण थे। उन्होंने एक किताब की रचना करी थी मनुस्मृति। क्या करी थी?
मनुस्मृति, उनकी किताब की रचना थी मनुस्मृति और ब्राह्मण का नाम था मनु। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? विधि पुस्तक थी। विधि मतलब लॉ की पुस्तक थी, ग्रंथ था, एक विधि ग्रंथ था। ठीक है, अब इन्होंने इसके अंदर बताया कि सीमाओं का महत्व कितना होता है। तुम्हारी क्लास की सीमा नहीं, ये पता चला मतलब कि सीमा कौन सी? ठीक है, सीमाओं का महत्व क्या बताएं यहाँ पे? इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर बताएं। आज के टाइम में क्या होता है, सब लोग अपनी सीमा के लिए लड़ते हैं ना। तो तुमने गांव में खेत वगैरह देखे हैं? खेत पे कोई बॉर्डर होता है? नहीं होता, उसके ऊपर एक मेड़ होती है जिसको मेड़ बोलते हैं। बीच में एक होती है ना, उसे वो वाला बगल वाला खेत जोत सकता है ना, हम जोत सकते हैं उसको, मतलब एक बॉर्डर होती थी ना। तो उसने बताया कि इस बॉर्डर को कैसे रखना चाहिए सीमा के अंदर। उसने कुछ चीजें बताई कि अपनी सीमा को पहचानने के लिए कुछ चीजें गाड़ देनी चाहिए, जैसे दांत वगैरह हो गए जो कभी गले ना, कोयला हो गया, गाय का गोबर हो गया, गल जाएगा, ठीक है, पत्थर हो गए, दब जाएगा, ठीक है, हड्डियां होंगी, ठीक है, गाय के बाल हो गए। ये चीजें क्या गाड़ के रख दो ताकि हमें अपनी बॉर्डर, हमें सीमा को पहचानने में क्या हो, आसानी हो। क्लियर? इसलिए मनुस्मृति ने क्या कहा कि इन्हें सीमाओं का महत्व बताया। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु गाड़ देनी चाहिए जो कि नष्ट ना हो। फिर क्या ना हो? नष्ट ना हो। एक नगरी है कन्नौज, ठीक है, कन्नौज के राजा थे, ठीक है, जिनका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। अब इनके यहाँ पे एक कवि था, एक ज्ञाता था, उसका नाम था बाणभट्ट। क्या था? बाणभट्ट। क्या था? बाणभट्ट। इस बाणभट्ट ने इनके लिए एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हर्षचरित। क्या नाम था? हर्षचरित था। क्या नाम था? हर्षचरित। दो चीजें याद रखना, ये और एक पुस्तक का नाम। रीजन क्या है? कहीं भी पूछ लिया जाएगा आपसे, और मैं खुद पूछूंगा अभी। ठीक है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे, और हर्षवर्धन की जो जीवन कहानी थी वो हर्षचरित थी, लिखी बाणभट्ट ने थी। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने बताया था, जो स्रोत दे रखा है तुम्हारे ऊपर उस बुक के अंदर, उसमें बता रखा है कि ग्रामीण जीवन कैसा होता है। क्या होता है? ग्रामीण जीवन कैसा होता है। तो उन्होंने बताया कि खेत खलियान होता है, उपजाऊ भूमि होती है, एक नदी किनारे, ठीक है, पानी होती है, उसके अंदर खेती करते हैं। कुछ लोग जंगल के ऊपर डिपेंड होते हैं, जंगल से क्या लाते हैं? मोर पंख, शहद वगैरह, ठीक है, मोर पंख, जानवर, ठीक है, जानवर वगैरह की खाल, जानवर की हड्डियां वगैरह, जो कि वो मार्केट में जाके, बाजार में जाके क्या करते थे? उनको बेचते थे, जिससे उनके क्या करता था? जीवन यापन चलता था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बेटा मैंने बताया कि जो स्रोत दे रखी है उसमें गांव का जीवन बताया कि गांव का जीवन क्या होता है। खेत खलियान होते हैं, भूमि उपजाऊ होते हैं, फसल वगैरह होती है, कुछ लोग जंगल भी होते हैं ना, जंगल से जानवर वगैरह पकड़ लाया, शहद वगैरह ले लिया, मोर पंख इकट्ठे कर लिए, उनको सारे जाके वो क्या करेंगे? वो बेचेंगे। इतिहासकारों को ना कुछ अभिलेख मिले। क्या मिले इतिहासकारों को? अभिलेख। उन अभिलेखों पर क्या मिला है कि भूमि के दान के बारे में बात की गई है। किसके दान की बात करी गई है? भूमि दान। अबे कोई एक स्थान से नहीं मिले हैं, लगभग पूरे देश के कोने कोने से मिले। क्या मिले? पूरे देश के कोने कोने से मिले हैं कि यहाँ पे क्या करते थे? वो भूमि दान करते थे। क्या करते थे? भूमि दान करते थे। ठीक है, क्यों क्यों मिले? एक प्रभुत्व माने जाते थे ना। अबे भूमि दान देंगे तो किसको देंगे? या तो कोई संस्था होगी, ब्राह्मणों को, या कोई संस्था होगी, या कोई ब्राह्मण को देंगे। किसे देंगे? ब्राह्मण को। बेसिकली एक इसका एग्जांपल है, ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को अग्रहर कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहर। क्या कहते थे? अग्रहर। अब एक रानी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती नाम अच्छा। क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। ये बहुत शक्तिशाली रानी थी। इसने एक गांव दान दिया था। क्या दिया था? गांव दान दिया था। उस गांव को किसको? ब्राह्मण को दिया था। उस गांव का नाम था दंगुन गांव। क्या था बच्चों? दंगुन गांव था। उस ब्राह्मण को दी गई भूमि को क्या कहा गया? अग्रहर कहा गया। क्या कहा गया? अग्रहर। ये बहुत ज्यादा पावरफुल लेडी थी। क्लियर?
ये रानी थी, किंग इसका राजा ठीक है। इसका जो विवाह हुआ था वो बकाटक परिवार में हुआ था। किसमें? राजा कौन था भैया? ये कैसे बकाटक परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? बकाटक परिवार में हुआ था। उसके पास देखो क्या होता था कि पहले के टाइम पे महिलाओं के नाम संपत्ति रखने का या जमीन रखने का क्या नहीं था? अधिकार नहीं था। लेकिन देखा गया कि कुछ महिलाएं जिनका समाज के अंदर प्रभुत्व था, जो रानी या फिर कोई बड़े घरानों से संबंध रखती थी, उनके नाम पे संपत्ति भूमि होती थी। क्या होती थी वो? संपत्ति भूमि की क्या होती थी? वो मालकिन होती थी। और वो उस अधिकार के तहत वो क्या दे सकती थी? दान दे सकती थी। और ये दान किसने दिया था? दंगुनगांव प्रभावती गुप्त ने दिया था। और जब दान दिया था तो सिर्फ भूमि नहीं, उसको कर मुक्त, उस गांव से कर नहीं लिया जाता था, सारी सुविधाएं दी जाती थी उसको। उस गांव में से जो ब्राह्मण को भूमि दी जाती थी उसमें राजा की सेना नहीं घुस सकती थी, राजा की फौज नहीं घुस सकती थी बिना उसके परमिशन की, जिसको दी गई है। क्लियर यहाँ पे? एक मिनट रुक जाओ भैया। भूमि दान हुआ। और ये जो वो शब्द क्या था? वो जो खट्टा अग्रह नहीं एक और शब्द आया था क्या? खट्टा बट कुछ ऐसी था। वो जो भी बकाटक, वो बकाटक। बकाटक। इस परिवार में प्रभावती गुप्त का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। क्लियर? रानी थी। तो क्या होता? देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि सारी महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति क्या थे? ये क्या था? गांव का नाम मनुस्मृति क्या कहते हैं? सभी को क्या नहीं था? सारी महिलाओं को क्या नहीं था? अधिकार नहीं था। किस चीज का? जमीन या संपत्ति का अधिकार नहीं था, बल्कि क्या था? कुछ ही लोगों को क्या था? अधिकार था संपत्ति रखने का, जमीन रखने का। और वो कौन होती थी? वो महिलाएं प्रभुत्वशाली होती थी, जैसे कि रानी वगैरह होती। इसमें से एग्जाम्पल क्या मिलता है? प्रभावती गुप्त का ही मिलता है। और जिनने दान दिया था दंगुनगांव, किसको? ब्राह्मण को दिया था। और उस दान की गई भूमि को क्या कहते थे हम? अग्रहर कहते थे। जब ये भूमि दान देते थे तो इस भूमि को जब दान दिए गए, जो गांव दिए गए, वो सारी चीजों से मुक्त थी, उसको कर नहीं लिया जाता था उसके ऊपर। उसमें राजा की सेना नहीं घुस सकती थी बिना उसके परमिशन के। दूध वगैरह उसको राजा के पास नहीं पहुंचाया जाता था। उसके जो भी प्राकृतिक संसाधन होते थे उसके उसका अधिकार हो जाता था पूरी तरीके से। यानी कि जब दान दोगे तो क्या दोगे? पूरी सारी चीजों की मालिकाना हक उसको दे दिया जाएगा, उस इलाके का, जो कि उसका गांव होगा। गांव का नाम ये क्लियर? ये क्या था? ये क्या भैया? क्या? ये इतिहास का क्या है? अभिलेख से पता चलता है। क्लियर यहाँ पे? ये लिखा है। सुन लो पहले और देख लो। हाँ देखो, इतना क्या हो गया बच्चा? बोलो। मनुस्मृति का मतलब वही है ना? मनुस्मृति एक किस पुस्तक का नाम है? एक ग्रंथ का नाम है जिसको मनु ने लिखा था। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था जब सीमा से। देखो इतना तो हो गया। अब इससे में पता क्या चलता है कि समाज के अंदर, गांव के अंदर रहता कौन कौन था? ब्राह्मण और किसान वर्ग, अलग अलग वर्ग रहते थे ना? अलग अलग वर्ग रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते थे ना? और जब अलग अलग वर्ग रहेंगे, अलग अलग ये देखो जगह तो किसान वर्ग रहेंगे तो काम भी तो उनके अकॉर्डिंग होगा ना। ये चीज। अब राजा देखो भूमि क्यों देते थे दान? भूमि अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए। राजा दान क्यों देते थे भूमि? दिखाने के लिए मेरा इतना सारा ये दुकान अभी पता है तुम्हें? ये चीजें यहाँ पे थी। और जब इसका पता क्या चलता है राजा दान क्यों देते थे? सबसे पहली जो कंडीशन होती थी अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? प्रभुत्व। क्या दिखाने के लिए? प्रभुत्व, कि हाँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ज्यादा हूँ, मैं दे सकता हूँ। दूसरा इसलिए देते थे कि जो दुर्बल राजा होते थे वो दान इसलिए करते थे ताकि वो अपने आप के पास क्या जुटा सके? अपने समर्थन जुटा सके। क्या जुटा सके? समर्थन। और अपने आप को क्या कर सके? मजबूत स्थिति रख सके। क्या बच्चे? प्रभुत्व के लिए दान दिए जाते थे। ठीक है? ये भूमिदान इसलिए होता था। अब मैंने तुम्हें इसके अंदर बताया क्या क्या बताया कि भूमिदान का पता क्या चलता है? ज्यादातर अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है? अब जो दान देते थे ना वो अपने नाम भी लिखवा देते कि हाँ मैंने दान दिया है अभिलेख के ऊपर। और अभिलेखों के दान के साथ साथ जो दान दी गई भूमि होती थी, जो दान दी गई भूमि के साथ जो अभिलेख वगैरह होते थे ना, उसपे ये भी लिखा होता था कि जो व्यक्ति था वो करता क्या था। क्या लिखा होता था? कि करता क्या था? नगर एवं व्यापार। देखो नगर में तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 16 महाजनपदें होती थी। 16 महाजनपदें थी, एक ही नहीं थी? ये महाजनपद, इन महाजनपदों की प्रत्येक की राजधानी होती थी।
प्रत्येक की राजधानी होती थी, हाँ और वो राजधानी क्या बन चुकी थी, नगर बन चुके थे। और ये राजधानी सारी क्या होती थी, सीमाबंद होती थी ना, सीमाओं से यानी कि बॉर्डर से, यानी कि दीवार से, प्राचीर से घिरी हुई होती थी, दीवार होती थी ना ताकि सुरक्षा की नजर से, हाँ होती थी कि नहीं होती थी। प्रत्येक राजधानी की क्या होती थी, एक राजधानी होती थी, वो क्या होगी, नगर होगी। और ये जो राजधानी थी, नगर थी, ये किसी ना किसी मार्ग के ऊपर व्यवस्थित थी ना, व्यापारिक मार्ग पर या जल मार्ग पर, ठीक ही नहीं थी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, तो पहले जो मगध महाजनपद थी उसकी क्या थी, राजगाह थी ना, राजधानी क्या थी, राजगाह, यानी कि राजाओं का घर। लेकिन बाद में ये राजगाह बदल के पाटली पुत्र कर दिया गया, और पाटलिपुत्र का मतलब पटना, जहां घट गई थी घटना। और ये घटना जब घटी तो ये पटना किस पे थी, गंगा नदी के व्यापारिक मार्ग, जल मार्ग था कि नहीं था, एक स्थल मार्ग था कि नहीं था, रोड वगैरह, जैसी उज्जैनी तक्षशिला, ये भी तो व्यापारिक मार्ग पे थे कि नहीं थे, जिससे क्या होता था कि व्यापार करने के लिए आना जाना सुगम हो जाता था। क्लियर। बेटा मैंने कहा क्या कि जो महाजनपद होती थी उन सब की राजधानियां होती थी, वो राजधानियां क्या होती थी, सारी प्राचीर यानी दीवार से बनी हुई होती थी ना, ताकि वो सुरक्षा की वजह से, और जब वो सुरक्षा वजह से धीरे धीरे क्या हो गए, वही नगर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि वो सारी किसी न किसी मार्ग पर बसी हुई थी, व्यापारिक मार्ग पर बसी हुई थी, सांस्कृतिक मार्ग पर बसी हुई थी, जल मार्ग पर बसी हुई थी। जैसे जब मैंने पटना बताया, पटना किसके किनारे बसी हुई थी, नदी किनारे, तो कौन सी, गंगा नदी, जो कि उसको उपजाऊपंता लाती थी। और उसके बाद नाव को जल मार्ग के थ्रू व्यापार भी आसानी से किया जा सकता था ना, वो चीजें यहाँ पर थी। क्लियर। अब ये चीज आती है, नगर तो थे ही थे, नगर के साथ क्या होगा, व्यापार भी तो होगा कि नहीं होगा। और जब व्यापार होगा तो क्या होगा, व्यापार होगा ना। नगर थे, तो पता है कि उस टाइम पे जो शासक वगैरह होते थे वो प्राचीर के अंदर, एक किलेबंद के अंदर, किलेबंद राजधानी के अंदर रहते थे कि नहीं रहते थे। और जब किलेबंद राजधानी के अंदर रहते थे तो देखो, वो राजा तो मर गए ना, राजा खत्म हो गए, शासक खत्म हो गए। लेकिन जो एरिया में, जिस एरिया में वो रहते थे, उस एरिया में आज आम जनता रह रही है कि नहीं रह रही है, कि नहीं रह रही है। तो इतिहासकारों को आज खुदाई करना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या चीजें मिल रही है, क्या चीजें नहीं मिल रही है। जितना संभव था उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस चीज की जांच पड़ताल करी, खुदाई करी, और उस खुदाई में उन्हें क्या मिले, उन्हें कुछ धातु वगैरह मिली, ठीक है, कुछ बर्तन वगैरह मिले, मृतक भांड वगैरह मिले कि नहीं मिले। लेकिन आज के टाइम पे उस जनता को हटाना, खुदाई करना नामुमकिन है, नहीं है। मान लो पटना है, पटना बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। उस किले के आसपास जो लोग रह रहे होंगे, जिन्होंने घर बना लिया, 4 मंजिला घर बना लिया, उनके घर तोड़ोगे तुम खुदाई के लिए? तोड़ोगे क्या? नहीं। ठीक है। ये चीजें, इसके बाद यहाँ पे महंगी वस्तुएं मिलती हैं। क्या मिलती है? महंगी वस्तुएं मिलती हैं। और इतिहासकारों का मानना था कि ये जो वस्तुएं जो होती थी वो अमीर वर्ग उपयोग करता था। क्या करता था? अमीर वर्ग उपयोग करता होगा। जब वो अमीर वर्ग उपयोग करता होगा तो क्या होगा, यानी कि बस्ती के अंदर विभाजन होगी ना, गरीब कहीं और रहते होंगे ना। इनको खुदाई के साथ साथ अभिलेख भी मिले। क्या मिले? अभिलेख कौन से? दानात्मक मतलब कि जिन्होंने दान किया होगा कुछ, उसके द्वारा पत्थरों पे लिखवा दिया गया। और जब वो दानात्मक अभिलेख मिले तो उस अभिलेख में नाम के साथ साथ उसके व्यवसाय भी लिखे होते थे। क्या लिखे होते थे? व्यवसाय। आज के टाइम पे तुम मंदिर या धर्मशाला कहीं गए हो गए ऐसे, तो वहाँ पे कुछ लगा होता है ना कि किसी की याद में ये चीजें लगवा दी, किसी की याद में, ठीक है, फोटो लगवा देते हैं, किसी की याद में प्याऊ लगवा दे, रेफ्रिजरेटर लगवा दे, वॉल बनवाया हुआ है, तो उसके ऊपर लिखे होते हैं ना वो सारे पत्थरों के ऊपर। तो वो क्या होते हैं? वो बेसिकली अभिलेख होते हैं। और कई पत्थर ऐसे होते हैं उसके ऊपर ये भी लिख दिया जाता है कि वो बंदा करता क्या था। पुलिस वाला था, IAS था, व्यवसाय था, बिजनेसमैन था, वो सारी चीजें क्या
कर दी जाती थी कि उसके ऊपर क्या था क्या नहीं था। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, विवरण मिलते हैं हर चीज के बारे में, अधिकारी, व्यवसायी, कृषक, सारी चीजों के बारे में विवरण मिलते हैं। और जब विवरण मिलते हैं तो यहाँ पे एक समूह बना व्यापारियों का, क्या बना? व्यापारियों का समूह बना। उस समूह को कहा गया श्रेणी। क्या कहा गया? श्रेणी। क्या कहा गया? क्या कहा गया? श्रेणी। क्या कहा गया? श्रेणी, कैटेगरी। हाँ ये सही बोला, सही तो बोला भैया। ठीक है। ये लोग कच्चा माल खरीदते थे। क्या करेंगे? कच्चा माल खरीदेंगे और कच्चे माल को क्या करेंगे? मान लो इन्होंने क्या खरीदा, इन्होंने सरसों खरीदी, उसका तेल निकाला, सरसों का तेल बनाकर, मतलब कि माल का निर्माण करके उसको क्या करते हैं? वो बाजार में बेचते थे। आज भी और प्राचीन टाइम पे भी भारत के मसालों की क्या रही है? काफी ज्यादा मांग रही है। ठीक है, चाहे वो काली मिर्च हो चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा से भारत की मांग रही है। क्लियर? हमने श्रेणी देखा, कौन होते थे श्रेणी? एक व्यापारी समूह होता था जो कि क्या करता था? कच्चे माल को खरीदता था, उसका पक्का माल निर्मित करके बाजार में बेचता था। तो ये क्या सिर्फ छोटे से एरिया में सीमित था? नहीं, इसका जो बाजार का व्यापारिक जाल था, जो व्यापारिक जाल था, वो लगभग पूरे विश्व में फैल चुका था। क्या हो चुका था? पूरे विश्व में फैल चुका था। तो ऐसा करते पैदल व्यापारी भी होते थे, बैलगाड़ी से व्यापार करने वाले भी होते थे। ठीक है, घोड़े वगैरह, खच्चर वगैरह से व्यापार करने वाले होते थे। ठीक है, घोड़े जो बेसिकली मंगवाए जाते थे वो अरब के देशों से मंगवाए जाते थे। इसके अरब के देशों से। और इन घोड़े के व्यापारियों को कहा जाता था शेट्टी। सेफ्टी वाइज। क्या कहा जाता था? शेट्टी। क्या कहा जाता था? शेट्टी। और जब ये व्यापार वहां से करते थे तो यहाँ से वो क्या लेके जाते थे? यहाँ से मसाले वगैरह व्यापारियों को क्या लेके जाते थे? यहाँ से मसाले वगैरह लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? मसाले वगैरह। और ये जो व्यापारी थे बड़े सफल हो गए और बहुत ज्यादा अमीर हो गए। ठीक है, क्या हो गए शिवम? सफल और अमीर हो गए, धनी होते चले गए। ठीक है, नमक का, अनाज का, जड़ी बूटियों का, मसालों का, काली मिर्च का, इन सारे को क्या करते थे? व्यापार करते थे। और जब ये व्यापार करेंगे तो होगा क्या? बहुत ज्यादा फेमस होते चले जाएंगे ना। सिक्के और राजा, बेसिकली देखो राजा, देखो इतिहासकारों के लिए राजाओं के बारे में जानने के लिए, इतिहासकारों को राजाओं के बारे में जानने के लिए जो सिक्के होते थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। क्यों होते थे? देखो सिक्के होते क्या था? सिक्के बेसिकली धातु से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? धातु से। सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के बनाए गए। किसके? तांबे और चांदी के सिक्के, जिनको नाम दिया गया आहत। क्या नाम दिया गया? माना जाता है कि मौर्य वंश के टाइम पे, किसके? मौर्य वंश के काल में बने थे। किसके काल में बने थे? मौर्य वंश के काल में। माना जाता था कि ये सिक्के राजा तो बनवाते ही बनवाते थे। कौन? राजा। राजा के साथ साथ व्यापारी और जमींदार भी अपने सिक्के निकालते थे। कौन निकालते थे? जमींदार। आज के टाइम पे मुमकिन है? आज के टाइम पे कौन, क्या मुमकिन है? सिर्फ कौन निकाल सकता है सिक्के? सरकार। सरकार। ठीक है, ये चीज। लेकिन पहले ये लोग निकाल सकते थे, ये सिक्के अपने निकलवा सकते थे। ऐसे हम सोने के सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने बनाए थे। किसने? कुषाण शासकों ने। किसने बनवाए थे? कुषाण शासकों ने। और जब कुषाण शासकों ने अपने सिक्के बनवाए तो वो क्या थे? वो मजबूत थे, पावरफुल थे थोड़े से। और उनके ऊपर उनकी मूर्तियां, उनके नाम वगैरह क्या होते थे? अंकित होते थे। क्या होते थे? अंकित होते थे। ऐसी लेकिन गुप्त साम्राज्य ने भी क्या करवाए थे? अपने सोने के सिक्के चलवाए थे। किसके? सोने के सिक्के। लेकिन 6वीं शताब्दी तक आते आते 6वीं शताब्दी तक आते आते क्या? मौर्य वंश।
छठी शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि सोने के सिक्के का प्रचलन क्या हो गया, कम होते चला गया। क्या होते चला गया, खत्म होते चला गया। और माना गया क्यों होते चला गया कि माना गया कि इस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या होगी, वो खराब होगी या फिर सोने की क्या होगी कमी होगी। इसलिए इनकी छठी शताब्दी में आते आते क्या हो गए, सिक्के खत्म होते चले गए। क्लियर। जो कुषाण सिक्के बनवाए थे कुषाण ने, उनकी जो मिली जुली थी वो पार्थियन सिक्के जैसी थी। कैसी, पार्थियन सिक्कों जैसी मिलावट थी। मतलब कि इनका नमूना ऐसे मिलते थे कि जैसे हिंदू यूनानी और पार्थियन के बनाए हो। दूसरा चीज, ये जो सोने के सिक्के थे ये दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं, दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं खुदाई के दौरान। यानी कि माना गया है कि जो व्यापारिक तंत्र था वो दक्षिण भारत तक ही था। क्या तक था, दक्षिण भारत तक भी क्या था, व्यापारिक तंत्र था। क्या था, क्लियर। यहाँ पे इतना सा टॉपिक था ये, इतना बड़ा। ठीक है। पता है कि ब्रह्मी और, मैंने पहले दिन पढ़ाया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था, तो ब्रह्मी और खरोष्टी हाँ, ये तो हमने सुना ही। लिपि का 1838 में जिसने अध्ययन निकाल कर आया था, जेम्स प्रिंसेप ने कराया था ना। जी हाँ। जेम्स प्रिंसेप ने करा। और ये हिंदू यूनानी भाषाओं को मिलाकर, हिंदी और यूनानी भाषाओं को मिलाकर संस्कृत के ग्रंथों के साथ मिलकर, संस्कृत वेदाओं के साथ मिलकर उन्होंने इसका अध्ययन कराना और अध्ययन निकाला। तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि उन्होंने कई सारे स्रोत ऐसे मिले हैं जहाँ पे सम्राट अशोक का नाम नहीं यूज किया गया, बल्कि नाम यूज किया गया है प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता था किसका, सुंदर मुख वाला। और एक कब निकाला था, 1838 में निकाला ना, जब इसकी ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का क्या करा, अध्ययन करा। ये चीजें, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इतिहास को पुनर्निर्माण करने की सीमाएं क्या कहती है। पुनर्निर्माण की सीमाएं क्या क्या, लिमिट इसकी। अच्छा मान लो ठीक है, अभिलेख मिल रहे हैं, तो जब वो अभिलेख मिलते थे खुदाई के दौरान, तो हो सकता है कि खुदाई के दौरान अभिलेख टूट भी तो जाएंगे, या फिर पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे, या फिर जो लिखा होगा तो वो स्पष्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके इतिहासकारों को समझने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं मिलते थे, कई बार कुछ अक्षरों के मतलब समझ में नहीं आए, जिसकी वजह से क्या थी, इतिहासकारों की इतिहास पुनर्निर्माण के लिए सीमाएं नहीं थी ना।